आज हम स्वतंत्रता के विभिन्न रूपों पर चर्चा करेंगे, जिसमें फर्स्ट है प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ उस स्वतंत्रता से लिया जाता है जो व्यक्ति को उस समय प्राप्त थी जब राज्य नहीं था, समाज नहीं था, माने व्यक्ति को हर कार्य करने की छूट थी। कोई ऐसी संस्था ही नहीं थी कि जो उसके कार्यों को प्रतिबंधित कर सके, उसकी कार्य करने की जो शक्ति है उस पर कोई सीमाएं लगा सके। लेकिन जो कुछ विद्वान हैं वो ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति को प्रकृति द्वारा स्वतंत्र पैदा किया गया है, इसलिए व्यक्ति को हर कार्य करने की छूट है और व्यक्ति की ये जो कार्य करने की शक्ति है उस पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसे ही एक विद्वान हुए हैं रूसो ने अपनी पुस्तक सामाजिक समझौता में इसी विचार का समर्थन किया है। उन्होंने लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, परंतु प्रत्येक स्थान पर वह बंधन में बंधा हुआ है। इसी में वो आगे लिखते हैं, सामाजिक समझौते से मनुष्य अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता खो देता है और हर आकर्षक वस्तु को प्राप्त कर सकने का उसका असीम अधिकार भी लुप्त हो जाता है। माने जब तक राज्य नहीं था व्यक्ति स्वतंत्र था, और जब सामाजिक समझौते के द्वारा व्यक्तियों ने राज्य नाम की संस्था का निर्माण किया, रूसो ने यही बताया कि जो राज्य नाम की संस्था है उसका निर्माण लोगों ने मिल बैठ के किया था, एक सामाजिक समझौता किया था, उसके माध्यम से राज्य नाम की संस्था अस्तित्व में आई थी। लेकिन जब सामाजिक समझौते के द्वारा यह संस्था अस्तित्व में आ गई तो वो जो व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता थी वो व्यक्ति ने खो दी और उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग गए। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है कि वो स्वतंत्रता जिस पर किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं था। जिस तरह से पशु पक्षी प्राकृतिक वातावरण में रहकर अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं, मनुष्य भी इसी तरह से उस प्राकृतिक स्वतंत्रता का आनंद लेता था जब राज्य नहीं था, समाज नहीं था। लेकिन कुछ जो लेखक हैं, कुछ विद्वान इस विचार से सहमत नहीं हैं। उनका विचार है कि इस तरह की जो निरंकुश स्वतंत्रता है वो एक सभ्य समाज में व्यक्ति को नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसी अवस्था में जो मनुष्यों के आपसी जो संबंध हैं वो जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत पर आधारित हो जाएंगे कि जो सबल होगा वो तो स्वतंत्रता का पूर्ण आनंद ले जाएगा और जो निर्बल होगा उसकी स्वतंत्रता उसके लिए कोई मायने ही नहीं होंगे, वो अपनी इच्छा से कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में जो स्वतंत्रता है वो केवल राज्य या समाज में रहकर और उसके नियमों का पालन करके ही प्राप्त हो सकती है। जब सभी अपनी अपनी स्वतंत्रता का जो उपभोग है इस बात को ध्यान में रखकर करें कि दूसरे की स्वतंत्रता भी नष्ट ना हो। नेक्स्ट है इसमें नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जो व्यक्ति को एक संगठित समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त होती है। यह व्यक्ति के उन अधिकारों से संबंध रखती है जिनका प्रयोग करके वो अपना जो नागरिक जीवन है उसमें उन्नति प्राप्त कर सकता है, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। इसमें जीवन का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, भाषण देने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, अपनी इच्छा से कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, ये सारी जो स्वतंत्रताएं या अधिकार हैं वो शामिल हैं। और आधुनिक युग में लगभग सभी जो राज्य हैं अपने संविधान के माध्यम से अपने नागरिकों को ये अधिकार देते हैं और साथ ही संविधान में ही इन अधिकारों की रक्षा के लिए भी उचित प्रावधान करते हैं कि यदि किसी नागरिक के अधिकार छीन लिए जाते हैं तो उसे कानून की शरण लेकर वो अधिकार वापस पाने का भी पूरा अधिकार होता है। लेकिन जो नागरिक स्वतंत्रता है वो सभी देशों में एक जैसी नहीं होती। जैसे चीन जैसा साम्यवादी देश है, इसमें नागरिक को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो भारत, इंग्लैंड और अमेरिका आदि जो दूसरे देशों के नागरिक हैं उनको प्राप्त नहीं है। जैसे काम का अधिकार है, काम के अनुसार उचित वेतन पाने का अधिकार है। इसी तरह से एक तानाशाही राज्य और एक लोकतंत्रीय राज्य में भी जो नागरिक स्वतंत्रता का स्तर है वो एक जैसा नहीं होता। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस राज्य में स्वतंत्रता का स्तर जितना ऊंचा होगा वो नागरिक उतना ही लोकतंत्रात्मक व कल्याणकारी होगा। नेक्स्ट है इसमें राजनीतिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जिसके द्वारा नागरिकों को राज्य के जो कार्य हैं उनमें भाग लेने का अवसर मिलता है।
जैसे कि सभी को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, और इसी तरह से सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार यदि सरकार ठीक से कार्य नहीं कर रही है। ये सब जो स्वतंत्रताएं हैं ये राजनीतिक स्वतंत्रताएं हैं। ये केवल उसी राज्य में संभव हैं जहां सरकार का जो रूप है वो प्रजातंत्रात्मक है, क्योंकि केवल ऐसे ही राज्य में जनता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार मिलता है। लास्की कहते हैं कि जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उसके लिए दो बातों का होना जरूरी है। एक तो ये कि सबको जो शिक्षा है, शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकार है सबका, वो बिल्कुल समान हो, सबको शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त हो। और दूसरा, स्वतंत्रता के लिए जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उसके लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस की उपस्थिति हो। माने जो प्रेस है उस पर किसी भी तरह का सरकारी प्रतिबंध ना हो, सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो। जो समाचार पत्र हैं वो सरकार की नीतियों का जो सही दर्पण है वो जनता के समक्ष प्रस्तुत कर सकें, सरकार की नीतियों की आलोचना भी कर सकें, प्रशंसा भी कर सकें। माने जो नीतियों से संबंधित जो भी सच्चाई है वो जनता के सामने प्रस्तुत करें। समाचार पत्र यदि पक्षपात रहित होंगे, समाचार लोगों तक सरकार के अंकुश के बिना पहुंचते रहेंगे, सच्चाई जो है वो जनता के समक्ष प्रस्तुत होती रहेगी, तो ऐसे में जो लोग हैं वो वास्तविक रूप में अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रयोग कर पाएंगे। नेक्स्ट है इसमें आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति को मुक्त व्यापार की आज्ञा हो, व्यापारिक क्षेत्र में सरकार का कोई नियंत्रण ना हो। वास्तव में जो आर्थिक स्वतंत्रता है इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति हर प्रकार की आर्थिक चिंताओं से मुक्त हो, वो आर्थिक पक्ष से किसी के अधीन ना हो, आर्थिक क्षेत्र में वो शोषण का शिकार ना हो, आर्थिक क्षेत्र में जो व्यक्ति है वो बेरोजगारी और भूख से मुक्त हो, उसे अपना रोजगार चुनने की पूरी स्वतंत्रता हो। ये जो अधिकार है इसको प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति को अपनी आर्थिक उन्नति के लिए समान अवसर प्राप्त हो। और इसमें कुछ ऐसे अधिकार निहित हैं जैसे काम करने का अधिकार, काम भी कैसा, योग्यता के अनुसार व्यक्ति को काम मिले, न्यूनतम वेतन पाने का अधिकार, काम करने के निश्चित घंटे हों, अवकाश पाने का अधिकार, बेकारी, बीमारी या बुढ़ापे की अवस्था में सहायता प्राप्त करने का अधिकार। और जब तक मनुष्य को आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी, वह आर्थिक चिंताओं से मुक्त नहीं होगा, वह अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता का उपभोग भी नहीं कर सकता। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति भूखा होगा, उसके पास कोई काम नहीं होगा, बेरोजगार होगा, तो उसे अपने वोट को बेचने में कोई देरी नहीं लगेगी। वो दूसरे के दबाव को मानने में भी तैयार रहेगा कि अगर उसको वोट बेचने में फायदा है, कुछ मिलता है, या फिर दूसरे के दबाव के अंतर्गत उसको वोट देने में कुछ फायदा है, कुछ उसका आर्थिक लाभ होता है, तो वो जरूर ऐसा करेगा। तो ऐसे में जिस समाज में धनी और निर्धन में अंतर बहुत अधिक होगा, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो ज़्यादा चौड़ी होगी, तो ऐसी स्थिति में जो धनी लोग हैं उनको निर्धनों का शोषण करने का अवसर मिलेगा। और जहां इस तरह की स्थिति होगी वहां राजनीतिक स्वतंत्रता का उपभोग व्यक्ति नहीं कर सकता। माने राजनीतिक स्वतंत्रता का फायदा व्यक्ति तभी ले सकता है जब वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, आर्थिक क्षेत्र में शोषण का अधिकार ना हो, उसको उसकी योग्यता के अनुसार काम मिले, काम के अनुसार वेतन मिले, और वो वेतन भी इतना जरूर हो कि व्यक्ति जो सम्मान पूर्वक अपना और अपने परिवार का जो पेट है वो पाल सके। नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ है कि एक राष्ट्र की विदेशी नियंत्रण से स्वतंत्रता हो, किसी विदेशी का किसी देश पर शासन ना हो। और जिस प्रकार हर नागरिक को स्वतंत्रता बहुत अच्छी लगती है, उसी तरह से हर राष्ट्र भी स्वतंत्रता चाहता है। धर्म, जाति, भाषा या संस्कृति के आधार पर जो संगठित राष्ट्र है उसके लिए स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना वो अपना ना तो आर्थिक विकास कर सकता है, ना ही राजनीतिक विकास कर सकता है। और यही कारण है कि हर राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए
बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए भी तैयार रहता है। अब भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत के लोगों ने 1947 से पहले अपनी जो ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता है उसको प्राप्त करने के लिए बहुत बलिदान दिए, बहुत संघर्ष किए। और उसके बाद भी जब चीन और पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तब भी भारतीय लोगों ने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए बहुत बलिदान दिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता का महत्व है वो बहुत ही अधिक है, क्योंकि एक स्वतंत्र राष्ट्र ही अपने नागरिकों को अधिकार दे सकता है, स्वतंत्रताएं दे सकता है, जिससे नागरिक अपना सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता का जो समर्थन है वो सबसे अधिक जे.एस. मिल ने किया है। मिल का एक कथन है, व्यक्ति अपने आप का, अपने शरीर एवं मन का प्रभुत्वशाली स्वामी है। व्यक्ति का ये मिल का जो ये कथन है वो व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता के लिए है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए है। मिल ये कहते हैं कि व्यक्ति को उन सभी कार्यों को करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए जो केवल व्यक्ति से संबंधित हैं और जिनका प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति पर, समाज पर नहीं पड़ता। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित होते हैं, तो उन कार्यों में कोई भी व्यक्ति दूसरे का हस्तक्षेप सहन नहीं करता। यहाँ तक कि कई बार माँ बाप या पति पत्नी या भाई बहन या मित्र का भी हस्तक्षेप सहन नहीं किया जाता। अपनी निजी मामलों में प्राप्त स्वतंत्रता को ही जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो कहा जाता है। जैसे वस्त्र पहनने की स्वतंत्रता है, रहन सहन की स्वतंत्रता है, पारिवारिक जीवन की स्वतंत्रता है। अब ये जो सारी स्वतंत्रताएं हैं ये व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ विद्वान ये कहते हैं कि बहुत कठिन है ये निश्चय करना कि कौन से कार्य व्यक्तिगत कार्यों की श्रेणी में आते हैं जिनके विषय में व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। कि कुछ कार्यों पर राज्य को प्रतिबंध लगाने पड़ते हैं, कुछ व्यक्तिगत कार्यों पर भी, क्योंकि जब हम समाज में रहते हैं तो कुछ विद्वान ये कहते हैं कि व्यक्ति का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसका प्रभाव दूसरों पर पड़े। जैसे एक व्यक्ति यदि जुआ खेलता है, अब वो कहे कि मैं अपने ही पैसों से खेलता हूँ, इसमें किसी का क्या जाता है, लेकिन व्यक्ति के पैसों पर उसके परिवार का पूरा हक है, उसके बच्चों का हक है, और साथ ही साथ जो उसको जुआ खेलते हुए देखेंगे वो भी उस गलत काम से प्रेरित होंगे। तो ऐसे में कुछ विद्वान कहते हैं कि कोई भी कार्य व्यक्ति का पूरी तरह से निजी नहीं है। तो ऐसे में जो राज्य है उसको व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी मर्यादित करने का अधिकार है, ताकि कुछ ऐसे प्रतिबंध राज्य लगा सके जिससे कि जो लोग किसी भी व्यक्ति के कार्य को देखते हैं जिसे वो निजी कार्य समझकर कर रहा है उससे वो गलत प्रेरणा प्राप्त ना करें। नेक्स्ट है इसमें नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता मुख्य तौर पर मनुष्य की आत्मा से संबंधित है। इसका साधारण सा अर्थ है कि हर व्यक्ति को अपनी आत्मा की आवाज़ के अनुसार व्यवहार करने की स्वतंत्रता है। जहाँ व्यक्ति को किसी भी मजबूरी के कारण अपनी आत्मा की आवाज़ को दबाना पड़े, इसका मतलब है कि वहाँ नैतिक स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं है। और वैसे यदि हम देखते हैं तो नैतिक स्वतंत्रता का जो क्षेत्र है वो राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर माना जाता है, क्योंकि जो राज्य के सारे कार्य हैं वो व्यक्ति की आंतरिक आत्मा की आवाज़ के प्रतीक नहीं होते। और जब राज्य व्यक्ति की आंतरिक भावना के विरुद्ध कार्य करता है तो वो व्यक्ति की नैतिक स्वतंत्रता को नष्ट कर रहा होता है। राज्य किसी को नैतिक व्यक्ति बना नहीं सकता, लेकिन राज्य को ऐसी अवस्थाएं विकसित करनी होती हैं जो व्यक्ति के नैतिक स्वतंत्रता को संभव बनाए, यकीनी बनाए। और ख़ासतौर से लोकतंत्र में सभी संस्थाओं का जो संचालन है वो पूरी तरह से, क्योंकि जनता पर निर्भर करता है, और लोकतंत्र लोगों के जो चारित्रिक गुण हैं और जो मानसिक स्तर है उस पर निर्भर करता है। लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक जनता का नैतिक स्तर ऊंचा नहीं होगा। यदि जनता लोभ, मोह, लालच जैसी भावनाओं के अधीन कार्य करेगी तो ऐसे में
लोकतंत्र में अनेक तरह के अवगुण आ जाएंगे, भ्रष्टाचार लोकतंत्र की नस नस में व्याप्त हो जाएगा। तो इस माहौल में व्यक्ति की जो नैतिक स्वतंत्रता है, अब गलत कार्य तो कुछ लोग कर रहे होंगे अपनी इच्छा से, लेकिन बाकी लोग मजबूरी में उनका साथ देने के लिए उस कार्य को करेंगे। तो वहाँ जो लोग मजबूरी में उस कार्य को कर रहे हैं तो वो क्या है, नैतिक स्वतंत्रता का हनन। तो राज्य को ऐसी अवस्थाएं विकसित करनी है जिससे कि व्यक्ति की जो नैतिक स्वतंत्रता है वो संभव हो सके। नेक्स्ट है इसमें धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता नैतिक स्वतंत्रता का ही अटूट अंग है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है कि जो राज्य है वो हर व्यक्ति को धार्मिक मामलों में स्वतंत्र छोड़ दे, क्योंकि जो धर्म है वो व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, निजी मामला है। किसी धर्म पर विश्वास करे व्यक्ति या ना करे, आस्तिक रहे नास्तिक रहे, ये उसकी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर होना चाहिए। और दूसरी ओर जो राज्य है उसका अपना कोई धर्म नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि राज्य अधार्मिक हो, धर्म विरोधी हो। राज्य न अधार्मिक हो न धर्म विरोधी हो। राज्य को धार्मिक रूप से तटस्थ रहना चाहिए और वो व्यक्ति के जो धार्मिक मामले हैं उनमें किसी भी तरह से हस्तक्षेप ना करें। जो राज्य के पद और पुरस्कार हैं उनको प्राप्त करने के लिए धर्म कोई योग्यता ना हो। किसी भी तरह की जो धार्मिक शिक्षा है वो व्यक्ति पर थोपी ना जाए। धर्म का प्रचार करने के लिए भी व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध ना हो। व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार जो भी मान्यताएं हैं उनके अनुसार आचरण कर सके, ऐसी हर व्यक्ति को स्वतंत्रता हो। अब ये जो स्वतंत्रता के विभिन्न रूप हैं इनका जब हमने अध्ययन किया तो उससे क्या पता लगता है कि एक सभ्य सामाजिक जीवन में प्राकृतिक स्वतंत्रता तो संभव ही नहीं है, लेकिन नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता ये व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी हैं। और जो ये स्वतंत्रताएं हैं तीनों, ये वास्तव में तभी सभी नागरिकों को प्राप्त हो सकती हैं जब राष्ट्र स्वतंत्र हो। तो इसलिए इन सभी स्वतंत्रताओं से राष्ट्रीय स्वतंत्रता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।